नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग कल जैसा कि चर्चा किए थे कि कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ दिवस थे, उन पर हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया कि कौन सी तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद एग्रीकल्चर में विशेष कार्य के लिए कुछ निर्धारित वर्ष घोषित किया गया, वो यूएन के द्वारा, उसके बारे में हमने बात कर ली। हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण वर्ष लिखाए जो आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जा रहे हैं। 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये मान के चलो ये लगभग 2-3 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन अभी पिछले 1 से 2 साल के अंदर, 23 से लेकर अभी तक। ठीक है, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, मिलेट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी यूपी पीसीएस का पेपर हुआ, 3 क्वेश्चन मिलेट से थे। बिहार पीसीएस का पेपर हुआ था एग्रीकल्चर का, 4 क्वेश्चन मिलेट से थे। राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ था, वहां पर मिलेट से क्वेश्चन आया। एफएसओ का राजस्थान में पेपर हुआ था, फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसमें भी मिलेट का कॉन्क्लेव पूछ लिया गया कि कब से कब तक आयोजन हुआ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पेपर में आएंगे, उनको हम यही क्लास में ही सुलझाते हुए आगे की ओर निकल जाएंगे। जैसा कि कल हमने क्लास में बताया था, क्लास के अंतिम क्षण में, कि हम आपको फसल चक्र पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? फसल चक्र पढ़ाने वाले हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है फसल चक्र, ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एजीटीए और कैन सुपरवाइजर दोनों वैकेंसी में काम आएगा। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम में फसल चक्र का बहुत ज़्यादा अहम रोल रहता है, वहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। साथ ही साथ हमारे जो बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, जूनियर हमारे साथी यूपी कैटेट या सीयूईटी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के लिए, उन बच्चों के लिए भी ये क्लास बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। तो कम से कम ये क्लास आप लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में 5 लोगों तक ही नहीं बल्कि 5 से अधिक लोगों तक शेयर करें क्लास। ठीक है, कहने का मतलब इस क्लास को जितना ज़्यादा आप शेयर कर पाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हमारा परिवेश जो है, हम चाहते हैं कि सभी तक बहुत ही मिनिमम फीस में क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आज का जो अपना टॉपिक है फसल चक्र। क्या है? फसल चक्र। अब यहाँ पर समझना, फसल चक्र, अब चक्र का मतलब होता है गोल गोल पहिया, यही तो होता था। हम लोग देखते थे पुराणों में, भगवान विष्णु के उंगली पे चक्र लगा रहता है ना, गोल गोल ही तो होता चक्र। ठीक है, तो फसल चक्र मतलब फसलों को गोल गोल घुमाना, ऐसा कुछ होगा क्या? अभी देखते हैं। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन। अब देखते हैं क्या है ये फसल चक्र। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इस पर चर्चा करेंगे कि ये जो फसल चक्र है, आज हम जिसको फसल चक्र कह रहे हैं, ये सबसे पहले हम लोग जाने कैसे। देखिएगा, फसल चक्र आज के टाइम पर अपनाना बहुत ही जरूरी हो गया है किसानों के लिए। अगर हम फसल चक्र नहीं अपनाएंगे तो हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति तो नष्ट होगी, साथ ही साथ जो हम आज डिफरेंट टाइप के एग्री प्रोडक्ट का कंजप्शन करते हैं, इनकी कमी होने लगेगी। मान लो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में किसान गन्ना ही गन्ना उगाने लगे, तो वहाँ के जो किसान नहीं हैं, किसान के अतिरिक्त जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, या कोई सर्विस सेक्टर में है, उनको एग्री फूड अवेलेबल नहीं होगा इजली, तो वो बाहर की मार्केट पे डिपेंड हो जाएंगे। इसलिए मार्केट में क्या होगी? महंगाई। अच्छा, आजकल आप लोग देखते होंगे जो कस्बा और छोटे छोटे शहरों की मार्केट में महंगाई क्यों है? उसका मूल कारण ये है कि पहले जब मार्केट बनाई गई थी तो वो सिर्फ शहर के लोगों के लिए बनाई गई थी, कि शहर के लोग आए मार्केट से कुछ ना कुछ खरीद के ले जाएं। आज क्या हो रहा है कि मार्केट में शहर से ज़्यादा गांव के लोग आ रहे हैं खरीदने। पहले क्या होता था, गांव के लोग मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचने आते थे। आज पूरे के पूरे गांव की जनसंख्या मार्केट पे डिपेंड हो गई है। सब्जी मार्केट देखो, गांव के लोग भी सब्जी खरीदने आते हैं। पहले छत पे, घर पे कहीं ना कहीं सब्जी उगा लेते थे। तो ये मेन कारण यही है कि सब्जी मार्केट में महंगाई का कारण।
क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से डिपेंड हो गए मार्केट पे, अपने आप से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप देखो जाके गांव में, आप 100 किसानों को देखोगे, 2 किसान के घर ऐसा होगा कि हल्की फुल्की सब्जी बोई हुई होगी। वो भी कौन सी सब्जी? धनिया की पत्ती, चटनी बनाने के लिए, मूली, ठीक है, सैलेड के रूप में जिसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी सब्जियां नहीं उगाएंगे जैसे कि हम लोग पहले उगाते थे। हाँ, आप इधर बढ़ोगे, कानपुर के आगे इस बेल्ट में जाओगे, फतेहपुर, कौसाम्बी, प्रयागराज, इधर आपको किसान सब्जी उगाता हुआ मिलेगा। जिस किसान के भी खेत में चले जाओगे वहां आपको सब्जी जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो फसल चक्र, तो फसल चक्र का सिद्धांत की अगर हम बात करें कि इसका सिद्धांत किसने दिया, इसकी अवधारणा, जो फसल चक्र की अवधारणा या कॉन्सेप्ट है, ये किसके द्वारा दिया गया? एक महान व्यक्तित्व हैं, नॉरपोर्क। नॉरपोर्क, ठीक है, इन्होंने कॉन्सेप्ट को दिया था, नॉरपोर्क। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आए कि फसल चक्र का सिद्धांत किसने दिया, तो नॉरपोर्क ने दिया। अब बात करते हैं फसल चक्र की शुरुआत। फसल चक्र की शुरुआत कब से होती है? खरीफ ऋतु से होती है। किससे? खरीफ ऋतु से होती है। ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं? हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर में मोस्टली ऋतुएं हम लोग 3 ऋतुओं में फसलें लेते हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो फसल चक्र की शुरुआत होती है खरीफ ऋतु से। तो ऋतु की ट्रिक अगर हम देखें, जो ऋतुएं हैं, जैसे एक ट्रिक आती है कर्ज, अंग्रेजी में इसको KRZ करके लिख सकते हैं। ठीक है, इससे हम देखेंगे ट्रिक। के का मतलब होता है खरीफ, आर का मतलब होता है रबी, और जेड का मतलब होता है जायद। ठीक है, तो खरीफ, रबी, जायद, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खरीफ, रबी, जायद, इनको याद करने की ट्रिक है कर्ज। तभी हम देख पाएंगे कि फसल चक्र की जो शुरुआत होती है वो खरीफ से होती है, और खरीफ के बाद फिर रबी, फिर जायद, ये सीक्वेंस चलता रहता है। ये जो तीनों शब्द हैं, खरीफ, रबी, जायद, ये अरबी भाषा के हैं, अरेबियन लैंग्वेज वर्ड हैं, अरबी भाषा के शब्द। किसके हैं? अरबी भाषा के शब्द। अब जब जायद की फसलें उगाते हैं हम लोग, तो ये गर्मा फसलें भी इसको कहते हैं, कि जिस समय हम फसल को उगाते हैं उस समय उगाने के बाद जस्ट बहुत भयंकर गर्मी सी होने लगती है। ठीक है, इसलिए इसको गर्मा फसलें कहते हैं। रबी की फसलें हम लोग उगाते हैं सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में, तो उस समय मौसम क्या होता है? ठंडा होता है। ये मौसम जो है रबी ऋतु का है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं खरीफ में, तो खरीफ में हम जब फसलों को उगाते हैं तो मौसम गर्म रहता है, जब कटाई करते हैं तो मौसम ठंडा रहता है। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे भी और भी 1-2 पॉइंट हम लोग लिखते हैं। फसलों को बदल कर बोते हैं। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद भूमि स्थायी रहती है, भूमि स्थायी रहती है। ठीक है, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आ गया, भूमि चक्र की उल्टी प्रक्रिया है, या अगर हम बात करें झूमिंग कल्टीवेशन की उल्टी प्रक्रिया है। झूमिंग खेती की उल्टी प्रक्रिया है। कौन? फसल चक्र उल्टी प्रक्रिया है।
कौन? फसल चक्र। कैसे? झूमिंग खेती में हम क्या करते हैं, जमीन को रोटेट करते हैं। यहाँ पर जमीन फिक्स होती है, मतलब लैंड इज रोटेट, इसमें किसमें? झूमिंग खेती में। बट क्रॉप इज फिक्स्ड, इसमें फसल को फिक्स रखते हैं। धान की फसल है तो धान ही रखेंगे वो लोग, ठीक है। अभी हम बताएंगे झूमिंग खेती के बारे में स्थायी रूप से। यहाँ पर हमारे बताने का उद्देश्य था कि जो फसल चक्र हम पढ़ते हैं उसकी अवधारणा नोरपोर्क नाम के व्यक्ति ने दी थी। और फसल चक्र जब कभी कोई नया किसान बनाना चाहेगा, मान लो तुम्हारे गांव का कोई किसान फसल चक्र अपनाना चाह रहा है, तो वो खरीफ ऋतु से स्टार्ट करेगा। कि फसल चक्र की शुरुआत कब से करेगा? खरीफ ऋतु से, यानी कि जून जुलाई से वो फसल चक्र की शुरुआत कर लेगा। अब ऋतुओं को ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो कर्ज याद रख लेंगे, खरीफ रबी जायद। हमने बताया कि ये तीनों अरबी भाषा के शब्द हैं, खरीफ रबी जायद। फिर हमने देखा कि फसल चक्र में क्या होता है, फसलों को बदल कर बोते हैं। अगर मान लो कोई किसान धान लगाया हुआ है तो अगली फसल कोई दूसरा, रबी ऋतु में कोई दूसरी फसल लेगा, फिर जायद में कोई और फसल लेगा, या फिर से खरीफ में दूसरी फसल लेगा। कहने का मतलब एक ही फसल लगातार नहीं उगाया जा रहा है इसमें, ठीक है। भूमि स्थायी रहती है, भूमि बदली नहीं जाती है, और झूमिंग खेती की ये उल्टी प्रक्रिया है। अब हम बताते हैं कि फसल चक्र क्या है, क्यों जरूरी है और इसके फायदे क्या। मान लो कोई किसान अपने खेत में फसल चक्र नहीं अपना रहा है, उसको अवेयरनेस नहीं है कि अगर हम नहीं अपनाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। जैसे मान लो एक कोई किसान है, वो लगातार गन्ना ही उगा रहा है अपने खेत में, तो क्या होगा, गन्ने की जो जड़ों की गहराई है एक सीमित गहराई होती है। कहने का मतलब जितनी हो, 10, 20, 25, 30 सेंटीमीटर जितनी भी होगी, एक लिमिटेड गहराई तक उसकी हर साल खेत की जुताई होगी, ठीक है। साथ ही साथ गन्ना एग्जॉस्टिव नेचर की है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट भूमि से खींचती है, पानी भी बहुत ज़्यादा उसको चाहिए होता है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी जो मृदा है वो बीमार पड़ जाएगी, क्योंकि हमने फसलों को तो बदला नहीं, एक ही गहराई पर लगातार जुताई करते रहे, तो एक गहराई के नीचे एक तह बन गई कठोर। जब कठोर तह बन जाएगी तो नीचे से न्यूट्रिएंट भी अपटेक नहीं होंगे ऊपर, और ऊपर का जो हानिकारक सॉल्युबल सॉल्ट है वो भी नीचे डिजोल्व नहीं होंगे, या पानी भी रुक जाएगा, तो पानी भरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, वाटर लॉगिंग की कंडीशन भी हो सकती है। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, हमारी एग्री प्रोडक्ट मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगी, हमें खाने के लिए अनाज की उपलब्धता कम हो जाएगी। तीसरी बात कि अगर हम फसल चक्र नहीं अपनाएंगे तो जो फसल लगा रहे हैं उसमें रोग और कीटों का जो प्रकोप है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनको एक ही फसल हर साल मिल रही है, तो बार बार कीट पतंगे आते रहेंगे। और जब फसल बदल दोगे तो उसके जो स्पेसिफिक पेस्ट होंगे वो उस फसल में नहीं लगेंगे, जो वहां पर फसल उनको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं कि फसल चक्र की परिभाषा। डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समयावधि में किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समयावधि में निश्चित समयावधि में फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना इस प्रकार हेर फेर कर, ब्रैकेट में बदल बदल कर, फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना जिससे मृदा की
उर्वरा शक्ति जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति नष्ट हुए बिना अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सके, अधिकतम उपज प्राप्त हो सके। ठीक है, अधिकतम उपज प्राप्त हो सके। कहने का मतलब है किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोते हैं, फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो, उसके साथ साथ अच्छा उत्पादन भी मिल जाए। ये हमारा तात्पर्य। अच्छा, हम फसलों को बदल बदल कर बोएंगे, उससे उर्वरा शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है तो जरा बताते हैं। जैसे मान लो हमने मक्का की फसल लगा दी। अब मक्का की फसल भूमि से बहुत तेजी से नाइट्रोजन को ऊपर की ओर खींचती है। पुनः फिर हम मक्का लगा दिए जमीन में, फिर वो नाइट्रोजन तेजी से खींचेगी। फिर हम मक्का लगा दिए, फिर वो नाइट्रोजन तेजी से खींचेगी। उसके बाद अगर हम फिर मक्का लगा देंगे तो फिर नाइट्रोजन तेजी से खींचेगी, भूमि की हालत पस्त हो जाएगी। अगर हम एक बार मक्का लगाते हैं, मक्का के साथ साथ या मक्का के बाद अगर हम कोई दलहनी फसल का समावेश कर लेते हैं तो वो दलहनी फसल क्या करती है, हमारे वायुमंडल में माना जाता है कि 1 हेक्टेयर जमीन के ऊपर हमारे वायुमंडल में 80,000 टन नाइट्रोजन उपलब्ध है, परंतु वो नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस के रूप में उपस्थित है जो हमारे पौधों के लिए उपयोगी नहीं है। तो जो हमारे हरी खाद के फसल हैं या लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं, इनकी जड़ों में जड़ ग्रंथियां होती हैं। उन जड़ ग्रंथियों में एक जीन होता है निफ्जिन जिसको बोलते हैं, उसकी उपस्थिति में ये राइजोबियम वगैरह जीवाणु से सहजीवन का संबंध बनाते हैं और जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको जमीन में अमोनियम फॉर्म में इकट्ठा कर देते हैं। फिर वही अमोनियम फॉर्म की नाइट्रोजन धीरे धीरे नाइट्रीकरण प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रेट में बदल जाती है और पौधों के लिए उपयोगी हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए फटाफट से लिख लीजिएगा। तो हमने आपको यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया कि परिभाषा क्या होती है, ठीक है, फसल चक्र की। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे फसल चक्र से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फसल चक्र झूमिंग खेती की उल्टी प्रक्रिया है, वो उसको भी हम लोग समझेंगे। फसल चक्र झूमिंग खेती, ठीक है, इसी को स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित खेती और राजस्थान में इसे बालरे खेती भी कहते हैं। बालरे खेती, अंग्रेजी में इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, ठीक है। मतलब फसल चक्र झूमिंग खेती, स्थानांतरित खेती, बालरे खेती की उल्टी प्रक्रिया है, की उल्टी प्रक्रिया है, उल्टी प्रक्रिया है। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं यहीं पर। फसल चक्र में फसल को चक्रित करते हैं, फसल को चक्रित और झूमिंग खेती में
और झूमिंग खेती में फसल स्थाई मुख्यतः धान, मुख्यतः की बात करेंगे तो धान, फसल स्थाई व भूमि का चक्रण करते हैं, वह भूमि का चक्रण करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये पॉइंट्स कुछ हम लिख रहे हैं कि फसल चक्र में हम फसल को चक्रित कर देते हैं, और झूमिंग खेती में फसल स्थायी होती है और भूमि का चक्रण होता है। तो जस्ट उल्टा हो गया, फसल चक्र में भूमि स्थायी होती है, फसल को बदला जाता है। झूमिंग खेती में फसल स्थायी होती है और भूमि को बदला जाता है। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे और अच्छी अच्छी बातें हम आपको यहीं पर बताते हुए चलेंगे कि फसल चक्र में ही हम झूमिंग खेती को भी समझा देंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, विशेष चर्चा। हाँ, जो बच्चे अभी तक एजीटीए की शताब्दी बैच से नहीं जुड़े हुए हैं वो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, और यूट्यूब चैनल पे ही एप्लीकेशन का लिंक है वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी, वहाँ से आप शताब्दी बैच के बारे में जान सकते हैं। एप्लीकेशन पर आप रजिस्टर्ड करने के बाद कुछ डेमो क्लासेस पड़ी हुई हैं एप्लीकेशन पर, आप वहाँ से डेमो क्लासेस देखिए। और वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी बहुत जल्द आप लोगों के लिए टेक्स्ट सीरीज लेकर के आने वाला है, और एजीटीए की न्यू पैटर्न पर आधारित और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आपकी टेक्स्ट सीरीज होगी। बहुत ही ऑथेंटिक डेटा के साथ आपकी टेक्स्ट सीरीज कराई जाएगी। टेक्स्ट सीरीज का डेमो नेक्स्ट वीक यानी अगले संडे के बाद आपको डेमो मिल जाएगा। आप डेमो देख करके टेक्स्ट सीरीज का अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग लिखते हैं। फसल चक्र से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। फसल चक्र से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जबकि झूमिंग खेती से मृदा की उर्वरा शक्ति कम होती है। मृदा की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है, यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसी में, फसल चक्र पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है। परंतु झूमिंग खेती पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। यहां तक बात समझ आ गई? अब देखिएगा, ये जो झूमिंग खेती है
ये पुराने समय के लोग किया करते थे, आदि मानव के समय की हम बात करते हैं। अब झूमिंग खेती को अपनाना हमारे लिए नुकसानदायक होगा, ठीक है। फिर भी हम कंपैरिजन करके चल रहे हैं, किससे? फसल चक्र से। अब अगला पड़ाव देखते हैं कि झूमिंग खेती जंगलों को काटकर जलाकर उनको साफ करके की जाती थी, जबकि फसल चक्र में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। झूमिंग खेती जंगलों को काटकर व जलाकर वहां पर खेती झूमिंग खेती जंगलों को काटकर व जलाकर खेती की जाती थी। जलाकर खेती की जाती है। खेती की जाती है। खेती तब तक करते हैं, खेती तब तक उस स्थान पर करते हैं, खेती तब तक उस स्थान पर करते हैं जब तक जब तक वहां पर उर्वरा शक्ति बनी रहती है। वहां पर उर्वरा शक्ति बनी रहती है, बनी बनी रहती है, ठीक है। जबकि फसल चक्र में ऐसा नहीं होता है। जबकि फसल चक्र के द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाती है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाती है। बढ़ाते हैं। कहने का मतलब है झूमिंग कल्टीवेशन जब की जाती थी तो जंगलों को काट कर साफ करके उनको जलाकर वहां पर हम लोग खेती करते थे। और जब तक खेती करते थे उस स्थान की मिट्टी में उर्वरा शक्ति है, क्योंकि हमको ज्ञान ही नहीं था प्लांट न्यूट्रिएंट को, ना ही हमको ज्ञान था खाद उर्वरक का, तो हम उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अलग से बढ़ा नहीं सकते थे। जब तक वहां पर नेचुरली फर्टिलिटी रहती थी तब तक हम खेती करते थे, और जैसे ही फर्टिलिटी खत्म होती थी हम उस स्थान को छोड़ देते थे, अगले स्थान को जंगल को काट कर जलाकर साफ करके खेती करते थे। इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न और ट्रांसफरेबल कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इधर उधर कूद फांद करके खेती करना, मतलब इस स्थान को छोड़ना वहां खेती करना, वहां छोड़ना, मतलब भूमि का चक्रण करना, क्योंकि हमको न्यूट्रिएंट का ज्ञान नहीं था। फसल चक्र में हम वही कर रहे हैं कि फसल चक्र के द्वारा हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा रहे हैं, जबकि झूमिंग खेती के द्वारा हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ फसल चक्र और झूमिंग खेती के हमने कुछ पहलुओं पर चर्चा की, और वो पहलू आपके सामने हमने उजागर किए। तो आप अब समझ सकते हो ना कि फसल चक्र और झूमिंग खेती दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और हैं तो कैसे हैं, सारे पॉइंट हम आपके सामने निकाल के रख रहे हैं। आगे और भी हम चर्चा करने वाले हैं, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, झूमिंग खेती खेती का अवैज्ञानिक तरीका है, वह दोषपूर्ण तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, झूमिंग खेती खेती करने का खेती करने का
अवैज्ञानिक व दोषपूर्ण तरीका है। जबकि फसल चक्र खेती करने का वैज्ञानिक तरीका है। ठीक है, क्या है? वैज्ञानिक तरीका। हमने यहाँ तक के कुछ पॉइंट्स आपके बीच चर्चा कर लिए। अब जरा थोड़ा देख लेते हैं झूमिंग कल्टीवेशन है क्या और कहाँ कहाँ किया जाता है झूमिंग कल्टीवेशन। नाम तो इसके लिखा ही चुके हैं, उपनाम कि झूमिंग खेती के, और कहाँ कहाँ इसको किस किस नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये सबसे पुराना तरीका है खेती करने का, सबसे पुराना तरीका भी है झूमिंग कल्टीवेशन, क्योंकि आदि मानव के समय की ये खेती है। खेती करने का सबसे पुराना तरीका और सबसे नुकसानदायक। खेती करने का सबसे पुराना तरीका। इसमें और क्या होता है? भूमि का चक्रण, मतलब इसमें भूमि बदलते रहते, क्योंकि हमको उस समय ज्ञान ही नहीं था कि भूमि में हम फर्टिलिटी कैसे बढ़ाते हैं। फसल का स्थायीपन, फसल उस समय लोग धान ही उगाते थे। फसल का स्थायीपन, और ये होता कहाँ था? तो पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, स्पेशली अगर मैं बात करूं पूर्वोत्तर भारत में, तो छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा, बिहार, नागालैंड, राजस्थान, जितने भी पर्वतीय इलाके थे, पहाड़ी इलाके थे, वहां पर ये ज्यादातर खेती की जाती थी। ठीक है, और ये जो खेती है, पूछा गया क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल 2 साल पहले एक आयोग का पेपर था कि निम्नलिखित में से खेती करने का कौन सा तरीका अवैज्ञानिक व दोषपूर्ण है। कहने का मतलब, जब हम झूमिंग कल्टीवेशन करेंगे, भूमि का बार बार बदलेंगे, जैसे जंगल को काटे, साफ किए किसी जमीन को और खेती किए, तब तक जब तक कि उसकी फर्टिलिटी रेट मेंटेन रहती है। जैसे ही फर्टिलिटी उसकी डाउन हुई, हम इस क्षेत्र को छोड़ के आगे भाग गए। अच्छा, जो ये क्षेत्र खाली पड़ा रहेगा, इस पे तेज बारिश होगी। जब तेज बारिश होगी तो जो रेन की जो ड्रॉपलेट होती है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, गतिज ऊर्जा, वो तेजी से जब आ रही होगी और मिट्टी के पार्टिकल पे टकराएगी, तो जो मिट्टी के पार्टिकल हैं अपनी जगह से टूटेंगे और दूसरी जगह जाके गिरेंगे। जैसे डिटेचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर। कहने का मतलब, जल और वायु के प्रभाव में आकर मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, उसको अपर्दन कहते हैं। तो इस खेती में बहुत ही ज्यादा मिट्टी अपर्दित होती है। अपर्दन तो समझते होगे, जैसे घर में एक कमाने वाला 10 खाने वाले, तो पैसे का अपर्दन होता है कि नहीं होता? ऐसे यहाँ पर खेती का अपर्दन होता है। तो हमने ये देखा कुछ कंपैरिजन करके कि फसल चक्र का कंपैरिजन झूमिंग खेती से हम लोग बुक में देखते हैं। अब हमने इसका थोड़ा सा सत्यता आपके सामने इसकी निकाल कर रख दी। चलो आगे देखते हैं हम लोग फसल चक्र के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप रोटेशन।
फसल चक्र के उद्देश्य। देखो, फसल चक्र अपनाना किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। लखीमपुर खीरी के किसान लगभग लगभग 5-6 सालों से फसल चक्र को भूल गए थे। उसका अंजाम वो देख रहे हैं। गन्ना जब कटाई के टाइम पे होता है वो धीरे धीरे सूखता है। ठीक है। एक बार मैंने अमर उजाला के आर्टिकल में अपना एक अमर उजाला में एक आर्टिकल निकाल दिया। तो सुबह सुबह ही मैं चाय पी रहा था, हमारे घर पे 5 रिश्तेदार आ गए। बोले कि क्या मेरा धंधा बंद करवा दोगे क्या? कहने का मतलब उसमें मैंने रूटावेटर से जुताई नहीं करते जो किसान, उसको अवॉइड करने के लिए हमने लिख दिया था आर्टिकल में कि डायरेक्ट रूटावेटर से जुताई करके फसल को नहीं बोना चाहिए। तो फसल चक्र के उद्देश्य में हम देखते हैं कि फसल चक्र आखिर में किसान क्यों बनाता है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। तो सबसे पहला फसल चक्र का उद्देश्य होता है भूमि की भौतिक, रासायनिक व जैविक दशा में सुधार। जैविक दशा में सुधार। दूसरा हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। अच्छा, भूमि की भौतिक, रासायनिक व जैविक दशा में सुधार कैसे होता है? मान लो कि हमने एक बार गेहूं बोया, दूसरी बार हमने कोई दाल वाली फसल ले ली। जो दाल वाली फसल होती है वो भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, जिससे मिट्टी की जैविक, भौतिक और रासायनिक तीनों दशाओं में सुधार होगा। दूसरा, कृषि संसाधनों का वर्ष भर समुचित उपयोग। कृषि संसाधनों का वर्ष भर समुचित उपयोग। जैसे मान लो आपके पास हल है और आपके पास 1 ही बीघा जमीन है और आप एक बार उसकी जुताई करके आ गए, बैठ गए घर में, हल भी खाली बैठा है, आप भी खाली बैठे हो। तो फसल चक्र में क्या होता है, जब फसलें बदलते रहेंगे खेत में काम बना रहेगा, तो इन संसाधनों का वर्ष भर उपयोग होता रहेगा। उसके बाद फसलों को फसलों को रोग व कीटों के प्रकोप से कीटों के प्रकोप से बचाना। ठीक है। अब जैसे कीटों के प्रकोप से कैसे बचाएंगे? मान लो कपास होता ना, कपास अपने उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मंडल है जहाँ कपास की ज्यादा लोग खेती करते हैं। हम लोग सब लोग कपास का उपयोग करते करते कि नहीं करते? कपड़े खरीदने जाते हैं कि कितना परसेंट कॉटन है, 100%, 90%। तो कॉटन में कुछ कीट लगते हैं जैसे बॉलवर्म। तो अगर मान लो हमने खरीफ में कॉटन ग्रो किया है, उसमें बॉलवर्म लग रहा है, थोड़े समय के लिए हम खरीफ की क्रॉप को हटा देंगे, कॉटन को दूसरी फसल ले आएंगे, तो ये वाले कीट नहीं लगेंगे क्योंकि इनको क्या पसंद है, कॉटन। ठीक है। अच्छा, कभी मक्का का भुट्टा देखे हो? मक्का का भुट्टा गौर से देखिए उसको। कभी उसके जो दाने होते, दाने, उसकी लाइनें गिनना। मक्का का भुट्टा होता है, उसकी सीधी सीधी लाइनें, जैसे ये भुट्टा है मान लो और ये लाइनें पड़ी होती हैं, ये गिनना, हमेशा ये सम संख्या में होंगी। सम जानते होगे? 2, 4, 6, 8, 10 वाला यही तो होता है सम, कि 3, 5, 7 वाला होता है, तो यही होता है। अगला लिखते हैं कृषि यंत्रों का उपयोग। जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट हैं इनका भी उपयोग होता रहता है। जैसे मान लो कोई कीट लग गया किसी फसल में, तो हम स्प्रे करने गए, तो उसमें मशीन का काम आया, स्प्रे मशीन। कितने लोग ऐसे हो जो स्प्रे मशीन का उपयोग किए हो? दवाई वगैरह का उपयोग किए हो? दवाई की मात्रा कैसे मिलाते हो? कुछ पता नहीं, अंदाजा? चलिए, तो फसल चक्र में हमने इतनी सारी चीजों पर चर्चा किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अगला देखते हैं हम लोग फसल चक्र के सिद्धांत। यहीं से क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। अगर क्वेश्चन आता है फसल चक्र से तो दो ही पहलू हैं, एक तो फसल चक्र सघनता निकालने वाला, दूसरा सिद्धांत से क्वेश्चन। अच्छा, सघनता निकालने वाला आपको यूट्यूब पर 90% ऐसे सोर्स मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको गलती जबरदस्ती करवा देंगे, क्योंकि जो सोर्स डाले जा रहे हैं उनको मूल रहस्य का ज्ञान है या नहीं है इसका मुझे नहीं अंदाजा, परंतु जो लपेटे जा रहे हैं फसल चक्र सघनता का फॉर्मूला निकालने का तरीका, वो सब लिप्त हो जाता है एक में। ठीक है, अगर उसको अच्छे से जानना है तो आपको दिमाग लगा के थोड़ा समझना पड़ेगा। तो हमारी हेडिंग है फसल चक्र के सिद्धांत। इसको रटना नहीं है, बिल्कुल समझ के ही पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन। अब जैसे कोई किसान अगर फसल चक्र अपनाना चाह रहा है तो उसको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेगा तो मार्केट डाउन हो जाएगा। मार्केट कहने का मतलब, अगर मान लो उस मार्केट में गेहूं की खपत ज़्यादा है और वो किसान कहीं से मोटिवेट होके आया और यहाँ जूट ही जूट का प्रोडक्शन करने लगा, तो वहाँ की जो आम पब्लिक है जूट को खाएगी तो नहीं। ठीक है, या उस किसान के घर वाले जूट को खा लेंगे, नहीं खा पाएंगे। तो सबसे पहले फसल चक्र बनाते समय एक ऐसा प्रिंसिपल होना चाहिए कि हमें अपनी घरेलू आवश्यकताओं की ध्यान रखना चाहिए। तो पहला जो प्रिंसिपल आएगा, घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रख के फसल चक्र बनाना चाहिए। घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर फसलों का चुनाव करना चाहिए। फसलों का चुनाव करना चाहिए। अब घरेलू आवश्यकताएं क्या होती हैं? रोटी के लिए आटा चाहिए, चावल, ठीक है, तेल चाहिए, हमें मसाले चाहिए। मसाले की तो खपत बहुत ज़्यादा होती कि नहीं होती? और हमारा जो भारत है मसालों का घर भी है। और केरल जो हमारा राज्य है मसालों का बगीचा जिसको बोलते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं, इसीलिए पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी हमको पढ़ना पड़ रहा है, मसाले हैं उसकी वजह। ठीक है, मसाले के चक्कर में वास्को डी गामा भाग आया था इधर। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर कि फसलों को उनकी जलवायु के अनुकूल ही उगाना चाहिए। फसलों को उनकी जलवायु के अनुकूल ही उगाना चाहिए। अनुकूल ही उगाना चाहिए। जैसे मान लो आपको बीच मई में 15-16 मई के टाइम एक फलौदी स्थान पड़ता है जयपुर में, राजस्थान में, वहां डाल दिया जाए, आप भुन के चने जैसे हो जाओगे। तो आपका वो फेवरेबल क्लाइमेट नहीं है। ऐसे फसलें भी हैं, फसलों को उनकी जलवायु के अनुकूल ही उगाना चाहिए। ये भी एक प्रिंसिपल है। पता लगे आप सेब का फसल चक्र में समाहन कर लिए, यूपी के रहने वाले हो, अपनी खेती में सेब का समावेश कर लिए, तो सेब का प्रोडक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि उसका जो ब्लूमिंग पीरियड होता है, जब फूल आता है, तब उसका उस टाइप का क्लाइमेट ही नहीं दे पाएंगे हम। तीसरा, बाजार में फसलों की मांग के अनुसार फसलों की मांग के अनुसार ही फसलों का चयन करना चाहिए। बाजार की मांग कहने का मतलब, जैसे बाजार एक बहुत बड़ा अपना सिस्टम होता है, जहां जिसकी मांग है वो चीज का प्रोडक्ट वहीं बिकेगा। जैसे मान लो
कोई एक कम्युनिटी है जो महिलाओं से भरी हुई है, वहां पर आप बच्चों के खिलौने लेके जाओगे, जल्दी बिक्री हो जाएगी। एक कम्युनिटी पुरुष प्रधान है, वहां पर आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बेचने जाओगे, कोई ग्राहक नहीं आएगा आपके पास। तो मार्केट का भी तो ध्यान रखा जाता है कि मार्केट कौन सी वस्तुओं को ओरिएंट कर रहा है वहां पर, या कौन सी कमोडिटी को प्रमोट कर रहा है। जैसे बंगाल की मार्केट में आप गेहूं को लेकर जाओगे ना, आटा बहुत जल्दी बिकेगा, क्योंकि वहाँ गेहूं का प्रोडक्शन ना के बराबर होता है, चावल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये मार्केट भी डिपेंड करती है। तो फसलों को उसी प्रकार हम लगाएंगे जिसकी मार्केट में डिमांड होगी। पता लगे नील की खेती करने लगे जिसकी मार्केट में यहाँ डिमांड ही नहीं है, तो वो भी खराब हो जाएगा, किसान बेमौत मर जाएगा। वैसे भी किसान मर जाते हैं फांसी वसी लगा के। लिख लिया ये। चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर कल हम इसके आगे की प्रिंसिपल और पढ़ते हैं।